ठीक है, चले कुछ रिवीजन किए हैं आप लोग? 4 दिन का समय मिला था। हाँ, 3 दिन का नहीं, 4 दिन का मिला। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलिजन, हेडिंग दीजिए। चलिए देखिए क्या कहते हैं कॉलिजन में। व्हेन टू और more than two bodies are collide with some kinetic energy, some of the physical quantities या फिर फिजिकल पैरामीटर्स कह लीजिए, फिजिकल पैरामीटर्स meters are remain constant during this physical process. ठीक है, phenomena is called collision. कॉलिजन में ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक मासेस होंगे। एक मतलब 2 से अधिक मासेस का अरेंजमेंट होगा, 2 होंगे मिनिमम या 2 से अधिक मासेस का अरेंजमेंट होगा जिसमें कॉलिजन होगा। कॉलिजन मतलब कि एक बॉडी यदि रेस्ट पर है तो दूसरा मोशन करता हुआ टकराएगा, दोनों बॉडी भी मोशन करते हुए टकरा सकते हैं। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, या दोनों एक एंगल पर भी हो सकते हैं। उसके बाद उसी में हम लोग पढ़ते हैं लाइन ऑफ कॉलिजन और लाइन ऑफ मोशन, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉलिजन में सिंपल पहले हम लोग इसको डायग्राम से समझें कि क्या होगा। जैसे सिंपल अभी हम लोग 1 डायमेंशन कॉलिजन की बात करेंगे, फिर 2 डायमेंशन की बात करेंगे। तो यहां पर मान लीजिए कि 2 मासेस हैं, ये m1 है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ये मास m2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो 3 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन A कि u1 इज ग्रेटर देन u2, B u1 इज इक्वल टू u2, C u1 इज लेस देन u2। तो कॉलिजन हो इसके लिए कौन सा कंडीशन फॉलो होगा? फर्स्ट होगा दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों यानी फर्स्ट मास भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और सेकंड मास भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। इसलिए फर्स्ट कंडीशन जो इसमें कहता है कि u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए, तभी तो उसको चेज करके उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट होगा, अदरवाइज फिजिकल कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है। कैसे? यदि इसका स्पीड और इसका स्पीड बराबर होगा तो दोनों के बीच का सेपरेशन सेम रहेगा, और जब गैप सेम रहेगा तो अप्रोच नहीं हो पाएगा, तो अप्रोच नहीं होगा तो कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि यदि इसका स्पीड कम है और इसका स्पीड ज्यादा है, उस केस में इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, तो अप्रोच फिर नहीं हो रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है, तो उसके बीच में फिर कांटेक्ट होगा ही नहीं, और वो दोनों केसेस में कॉलिजन पॉसिबल नहीं है ये 2 मासेस के बीच में। तो ये वाले केस को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसमें और भी केसेस आएंगे। तो कॉलिजन में जब वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो यहां m1 मास
m2 मास, दोनों यहां पर कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद सेपरेट भी हो सकते हैं और सेपरेट नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, सेपरेट किस केस में होंगे और किस केस में सेपरेट नहीं होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहां पर ये समझें कि थोड़े से समय के लिए कि दोनों सेपरेट हो रहे हैं। तो यहां पर m1 मास होगा और यहां पर m2 मास होगा। इसका डायरेक्शन, इसको हम v2 मानेंगे, इस डायरेक्शन में हम इसको v1 मानेंगे। तो u1 क्या है? u1 को हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास, u2 कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास, जो कि बिफोर कॉलिजन है। कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होने के बाद ये m1 जो अब इसके पास जो वेलोसिटी है इसको v1 कह रहे हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ m1 मास आफ्टर कॉलिजन। उसके बाद m2 के लिए जो v2 होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ m2 मास आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी क्या ज्यादा है क्या नहीं है। यदि इस केस के अकॉर्डिंग चले तो पहला हो गया v1 इज ग्रेटर देन v2, b हो गया v1 इज इक्वल टू v2, c हो गया v1 इज लेस देन v2। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? यदि हम पहला केस लेके चल रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? तीन केस में कौन सा फॉलो हो सकता है? हो सकता है, अभी तो हम एग्जैक्ट नहीं कह पाएंगे, लेकिन हो सकता है। कौन? v1 इज लेस देन v2। हुआ है कभी कभी? अब बचपन में ऐसे बॉल, सर एक बॉल वहां रखा हुआ है, मतलब या कोई स्पीड से वो जा रहा है, पीछे से दूसरा बॉल कोलाइड किए हैं कभी? तो कॉलिजन, यदि हेड ऑन कॉलिजन हुआ, हेड ऑन कॉलिजन मतलब हेड टू हेड, देखें कभी दो सांड को लड़ते हुए, एक ऐसे लड़ते हुए, ऐसे लड़ता है क्या? एक का सिर दूसरे के पेट पे होता है क्या? नहीं, दोनों का सिर होता है। कभी देखें? देखें वैसे कभी लड़ाई होते हुए? इंसानों के बीच में लड़ाई होते हुए देखे हैं? कब देखे थे अंतिम बार? कब? 1900? जो गेम खेलते हैं ना उनसे ऐसा ही जवाब की उम्मीद थी मुझे। और जो तो रोड नाप लेते हैं उनसे पूछेगा, हाँ सर वहां एक दो लड़का लड़ रहा था। ठीक है, जिसका जो एरिया है उसमें उसका परसेप्शन उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हेड ऑन कॉलिजन मतलब कि हेड टू हेड, उसमें आपको नजर आएगा कि लाइन ऑफ मोशन क्या होता है, लाइन ऑफ कॉलिजन क्या होता है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कॉलिजन एक साथ होता है, एक ही लाइन से क्रॉस करता है, तो वहां पर हेड ऑन कॉलिजन होता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल के बताते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर नजर आए। जैसे देखिए, मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस है और यहां से एक बॉल नीचे आ रहा है, मास उसका m है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ मोशन। यहां पर दो मासेस हैं, है ना, एक स्मॉल m है, एक कैपिटल M है। तो दो मास, एक ये मास हो गया कैपिटल M और ये मास हो गया स्मॉल m। तो उसके ये जो एग्जांपल लिए हैं ये एक जनरलाइज एग्जांपल है, तो इसमें m1 मास को आप m मान सकते हैं, m2 मास को आप कैपिटल M मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि U2 जीरो है। ठीक है, तो U2 जीरो है और आफ्टर कॉलिजन V2 भी जीरो होगा। ठीक है, ये वाला भी पोर्शन जीरो होगा, वो भी जीरो होगा। छोटा सा एग्जांपल है। अब बॉल नीचे आ रहा है तो उसका जो सेंटर है बॉल का, या उसको हम पार्टिकल मान रहे हैं, तो उसका लाइन ऑफ मोशन, जिस लाइन के अलॉन्ग वो मोशन कर रहा है, तो वो लाइन ऑफ मोशन हुआ। ठीक है, अब ये बॉल यहां आकर के कोलाइड करेगा, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कांटेक्ट में रहेगा ना। ठीक है, तो यहां पर इसका सेंटर पॉइंट ऊपर की तरफ और इसका सेंटर पॉइंट नीचे इसकी तरफ, ऐसे है ना, दोनों एक ही लाइन में है। तो ये है, ये क्या है, लाइन ऑफ क्या बोलेंगे, कॉलिजन। उसी लाइन के लॉन्ग कॉलिजन हो रहा है ना, उसी लाइन के लॉन्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कॉलिजन सेम है या नहीं? हाँ। अब यदि छोटा सा एग्जांपल ले हम, इससे आपको और डिफरेंस पता चल जाएगा। ये एग्जांपल A है, ये एग्जांपल B है। तो ये भी ग्राउंड है जिसका मास कितना है m,
और बॉल इधर से आ रहा है, ठीक है, मास m है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ मोशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब बॉल यहां पहुंचेगा तो ऐसे आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ कॉलिजन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहां अलाइंड नहीं है, वहां अलाइंड है, मतलब दोनों एक ही लाइन पे हैं, यहां एक ही लाइन पे नहीं है। तो यहां लाइन ऑफ मोशन तो ये हुआ, लेकिन लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ कॉलिजन नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, हेड ऑन कॉलिजन कब होगा, जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कॉलिजन एक लाइन में होगा, तब वो हेड ऑन कॉलिजन होगा। ये हेड ऑन कॉलिजन नहीं कहलाएगा, समझ गए। जैसे मान लीजिए कार आ रहा है, तो उसका एक लाइन है जो कि रोड का लाइन है, वो लाइन ऑफ मोशन हो गया। इधर से एक बाइक आ रहा है, दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम है, तो कॉलिजन होगा, तो उसको हेड ऑन कॉलिजन बोलेंगे। उसमें कैजुअलिटीज सबसे ज्यादा होगा, मतलब हेड ऑन इंपैक्ट होगा। इसलिए कार के चेसी समझते हैं आप लोग, कार का स्ट्रक्चर जैसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, स्केलेटन, तो उसी तरह कार का भी स्केलेटन होता है, जिसको चेसी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सर्च कीजिएगा चेसी, जिस पर पूरा का पूरा कार जो है ना वो एस्टेब्लिश्ड होता है। वो उसका पूरा का पूरा, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का जो भी हमारा मसल्स है या हमारे टिश्यूज है, जो कुछ भी है, वो उस स्केलेटन पर है। स्केलेटन नहीं रहेगा तो वो ढह जाएगा। तो उसी तरह वो कार का चेसी है। और हेड ऑन कॉलिजन के लिए उसको डिजाइन किया जाता है कि हेड ऑन कॉलिजन हो तो मिनिमम कैजुअलिटीज हो। जैसे आप सुने होंगे एयर बैग के बारे में, एयर बैग सुने हैं। तो हेड ऑन कॉलिजन होता है, इंपैक्ट होता है, एक सडन इंपैक्ट लोड यदि उसका सेंसर सेंस करता है तो एयर बैग ब्लो कर जाता है। इससे जो आगे फ्रंट में जो बैठे हुए हैं लोग, उनको वो एयर बैग जस्ट उनके सामने आ जाता है, तो उनको इंपैक्ट लोड, जो इंपैक्ट जो पड़ता है डैशबोर्ड पर, जो कार का डैशबोर्ड है, उससे इंपैक्ट बच जाता है और सर फटने से या फिर फिजिकल मतलब डिसेबिलिटी होने से बच जाता है। ये सब सेफ्टीज लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा चीज उस पर डिपेंड करता है, हेड ऑन कॉलिजन होगा तब, ठीक है। तो हेड ऑन कॉलिजन के लिए लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कॉलिजन सेम होना चाहिए। हेड ऑन यदि ऐसा नहीं है तो हेड ऑन कॉलिजन नहीं है। जैसे ये एग्जांपल, किसका एग्जांपल लग रहा है आपको, हेड ऑन कॉलिजन का है, क्योंकि लाइन ऑफ मोशन सेम है और कॉलिजन होने के बाद मुझे या ड्यूरेशन ड्यूरिंग कॉलिजन भी, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास फर्स्ट और ये सेकंड मास का है, तो ये भी एक लाइन में है और इसी लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ कॉलिजन बोल सकते हैं ना, लाइन ऑफ कॉलिजन। और इसके लिए ये लाइन ऑफ मोशन हो गया, इसके लिए लाइन मोशन हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ ओशन, जिसको शॉर्ट में हम LOM बोलते हैं, और लाइन ऑफ कॉलिजन जिसको शॉर्ट में LOC बोलते हैं। LOC मतलब लाइन ऑफ कॉलिजन, लाइन ऑफ कंट्रोल। देखें LOC मूवी, मात्र 4 घंटे 22 मिनट का फिल्म, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो LOC और LOM सेम रहेगा तो हेड ऑन कॉलिजन होगा। कॉलिजन के बाद का स्ट्रक्चर क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा, जो इसमें आप बात कर रहे थे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस बात की है, यह है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस बात की। लेकिन हम ये बात को तभी कह सकते हैं जब दोनों जो बॉल हैं या दोनों मासेस हैं, उनका मास का प्रॉपर्टी क्या है, वो तो उस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कंडीशन फॉलो होगा कि नहीं होगा। और उसमें भी 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे एक वो कौन सा बॉल बोलते हैं जिसको ऐसे ऐसे गिरा दो तो पूरा घूमेगा वो चारों तरफ, पिंग पोंग बॉल, मतलब उसको फेंको तो वो बोलेगा अब हम नहीं रुकेंगे, तुमने छेड़ा है मुझे, पूरा घूमेगा वो, बोला रुक जा, नहीं नहीं ऐसे कैसे, पूरा वो घूमेगा चारों तरफ, ठीक है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था मुझे फेंकने से पहले, पूरा ऐसे से घूमेगा वो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप उसको ऐसे गिराइएगा यहां तो हो सकता है, हालांकि ऐसा तो होगा नहीं, मतलब सारे लॉसेस को आप निगलेक्ट कर दीजिए तो जितने हाइट से गिरा था टकराने के बाद उतनी हाइट को अचीव कर लेगा। यदि ऐसा हो जाता है तो वो बॉडी जो है ना इलास्टिक बॉडी कहलाएगा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी।
मतलब उसने जितना नीचे जा करके टकराने के समय से जस्ट पहले जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी था, रिटर्न बैक होते समय उतना ही अचीव कर लिया। लॉसेज नेग्लिजिबल है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी बॉडी का कोलिजन से पहले और आफ्टर कोलिजन मेंटेन रह जाए तो आप समझिए कोलिजन इलास्टिक हो रहा है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। और काइनेटिक एनर्जी का लॉस किसके टर्म में आ जाएगा? कुछ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ हो सकता है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ होगा। जैसे मान लीजिए आयरन बॉल है, तो उसको हम यदि इस पे हम गिराते हैं तो वो टकराएगा तो इंपैक्ट देगा, तो उतने देर के कंक्रीट को वो डिस्प्लेस कर देगा, छोटा सा एरिया को। तो वो उसको डिस्प्लेस करने में जो एनर्जी खर्च किया, साथ साथ साउंड सुनाई देगा आपको, साउंड में कुछ एनर्जी चला गया, और हो सकता है हल्का सा हीट अप हो जाए उस एरिया में, तो वो हीट अप भी तो हीट एनर्जी भी तो है। तो वो जो पहले टकराने से जस्ट पहले उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था, रिटर्न बैक में वो उतना काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा। तो वो जितना का चेंज आया वो उसके साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी या अदर एनर्जी में चला गया। ठीक है, तो इस चीज को हमको समझना होगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा पहले बेसिक चीजों को जानना होगा। इसमें आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये जनरल कंडीशंस है, और ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि कुछ पैरामीटर्स सेम रहते हैं, कुछ चेंज कर जाते हैं। वो क्या क्या होगा सब स्टेप बाय समझेंगे। ठीक है, लिखिए, राइट डाउन कीजिए। फैन ऑफ जाने से थोड़ा सा भी बात होता तो आवाज आने लगता है। फैन ऑफ हो जाने से हल्का सा ये आवाज बाहर से आता है तो अंदर आने लगता है, पूरा मतलब इको होने लगता है आवाज। फैन उनसे थोड़ा आवाज दब जाता है कि नहीं? आइए देखिए आप। तो हम लोग बेसिकली 3 टाइप के कॉलिजन देखेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉलिजन का फॉर्मेट क्या रहता है। फॉर्मेट मतलब किस तरह से कॉलिजन होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए 2 बॉडी कोलाइड किया, तो कॉलिजन में क्या होता है कि यदि एक बॉल भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि एक पिंग पोंग बॉल है, उसको आप यहां से रिलीज कीजिए तो जितना हाइट है उतना वो जाके ड्रॉप करके स्ट्राइक करके फिर उतना ही हाइट पे आ जाता है, इलास्टिक हो गया। मान लीजिए कि मिट्टी का बॉल बनाया आपने और उसको सूखने के लिए दे दिया, तो हार्ड हो गया वो मिट्टी का बॉल। आप उसको रिलीज कीजिएगा तो टकराने के बाद रिटर्न बैक होगा क्या? वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और कंडीशन कि आप उसको थोड़ा गीला ही रखें, सुखाए नहीं, गीला रखें, और तब आप उसको ग्राउंड पे गिराइएगा तो ग्राउंड को चिपक जाएगा वो। अब यदि स्फेरिकल शेप है तो स्फेरिकल शेप नहीं रह जाएगा, वो थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ कि 2 बॉडी कोलाइड किए और कंबाइंड होकर एक बॉडी बन गया। ठीक है, पहला केस में क्या था कि बॉल जब उसको हम गिराए थे तो 2 बॉडी अलग अलग थे, अलग अलग उनका मोशन था, कॉलिजन होने के बाद दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, अब सेपरेट होने और एक साथ जुड़े रहने में बीच का एक रास्ता है, मतलब बीच का एक और कंडीशन है कि जैसे कॉलिजन हुआ तो हम बोलेंगे कि ई, हम बोलते हैं, ई को पहले डिफाइन कर देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये एक प्रॉपर्टी है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये बताता है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। समझिए, जैसे यहां पर एग्जांपल लिए, 2 बॉडी आपस में, 2 बॉल आपस में टकराया। ठीक है, ये मास m1 है और ये m2 मास है। तो 2 जब टकराए तो पहले तो ओरिजिनल शेप में था, टकराने के बाद अप्रोच फिजिकल कांटेक्ट में आया, और फिजिकल कांटेक्ट में होने के कारण उसके बाद क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा करके कंप्रेस करने की कोशिश किए। तो कंप्रेस करेंगे तो हम जो अभी दिखा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। 2 बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, दोनों टकराया तो अभी अप्रोच हुआ, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, उसके बाद डिफॉर्मेशन हुआ।
डिफॉर्मेशन होने के बाद रिफॉर्मेशन हुआ और फिर सेपरेशन हुआ, तो इसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन। जब शेप एंड साइज डिफॉर्म कर गया, और यदि वो इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी के अंदर क्या खासियत होती है? रबड़, रबड़ को हम लोग इलास्टिक बॉडी में काउंट करते हैं, लेकिन सही मायने में इलास्टिक बॉडी नहीं है वो, हम बाद में आपको अच्छे से बताएंगे जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऐसा बॉडी कि टकराने के बाद डिफॉर्म हुआ, और जितने अमाउंट से डिफॉर्म हुआ या जितना डिग्री से डिफॉर्म हुआ, फिर रिफॉर्म हो गया उतने ही से और सेपरेट हो गया। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें बॉडी कांटेक्ट में आया, उसके बाद डिफॉर्म हुआ, मतलब शेप एंड साइज उसका चेंज कर गया, और जब वो टकराने के बाद, डिफॉर्म होने के बाद जब रिफॉर्म हो रहा है, तो एग्जैक्टली अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को कर लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि जितना अमाउंट से डिफॉर्म हुआ उतने अमाउंट से रिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो जितने अमाउंट से डिफॉर्म हुआ, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, दोनों कट करके 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यदि E का वैल्यू 1 होगा तो कॉलिजन कैसा कहलाएगा? इलास्टिक कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं फॉर E इज इक्वल टू 1, यानी कि आप कह सकते हैं इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, impulse of reformation is equal to impulse of deformation, ठीक है। impulse of deformation, ठीक है, that is body reform completely after collision, होगा ऐसा? तो आफ्टर कॉलिजन कंप्लीटली रिफॉर्म कर गया, देन कॉलिजन इज कॉल्ड perfectly elastic collision, and there will be no loss of kinetic energy of the system, ठीक है। सिस्टम मतलब दो मासेस का जो सिस्टम है, जैसे कॉलिजन होने से पहले यहां पर एक मास m1 हो गया और ये मास m2 हो गया, ये m1 और ये m2, तो ये दो मास का सिस्टम हम मान लेते हैं। अभी हम लोग दो मासेस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये कंबाइंड सिस्टम हो गया। तो कंबाइंड सिस्टम की खासियत क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। कंबाइंड सिस्टम की खासियत क्या है कि ये दोनों मासेस कंबाइंड सिस्टम है, तो कॉलिजन में जब फर्स्ट मास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इस पर ये जो फोर्स है ये लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, ठीक है, और उतनी ही अमाउंट का फोर्स इसके सेंटर पर इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। और आप कह सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर के 4 प्रॉपर्टीज बताइए। पहला प्रॉपर्टी है एक्शन रिएक्शन पेयर का कि सेम अमाउंट का फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सेम नेचर का होगा, 2 डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, और लास्ट साइमल्टेनियसली एक्ट करेगा। ये चारों पांचों प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। कांटेक्ट नेचर का फोर्स है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है, साइमल्टेनियसली लग रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं, ठीक है। और एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं, साथ साथ ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, क्योंकि ये मास और इस मास को हमने कंबाइंड सिस्टम माना है, तो ये F12 और F21 उन दोनों का इंटरनल फोर्स है। हम कह सकते हैं कि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कह सकते हैं ना। और जब भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो याद करने की कोशिश कीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि व्हेन the net external force acting on the system, then it is equal to rate of change of linear momentum, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि नेट फोर्स एक्ट करेगा सिस्टम पर, तो उसके मोमेंटम में चेंजेस लाएगा, क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है। तो अभी ये वाले को हम समझने के लिए, ये वाला तो
समझ में आ गया, लॉस नहीं होगा। अब इसमें हम लोग एक चीज को यहां पर समझ लें कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिखेंगे। सिंस these forces are action reaction pair, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये इक्वल हुआ। तो हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू F21, मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होगा। यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये फोर्स होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का ये फोर्स होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और हमको पता है कि F बराबर क्या होगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो अब यदि हम इनके बीच के फोर्सेस की बात करें, इनके बीच के मोमेंटम की बात करें, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, डेल्टा P1 और इनटू फोर्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिखे हैं तो यहां पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बराबर बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P2 बाई डेल्टा T। ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है, F12 बराबर F की जगह पर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T ले सकते हैं ना, ठीक है। अभी हम लोग ये जो ले रहे हैं, ये कैसा ले रहे हैं, ये हम दोनों को अलग अलग मासेस मान के ले रहे हैं। मतलब M1 फोर्स ने 2 पर जो फोर्स लगाया वो ये है, M1 बॉडी ने 2 पे जो फोर्स लगाया वो ये है, दूसरा बॉडी ने इस पे जो फोर्स लगाया वो ये है, और ये सारा कंबाइंड होकर के जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यदि सिस्टम पर F एक्सटर्नल एक्स एक्सटर्नल जीरो होगा तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कंबाइंड सिस्टम का क्या होगा, कंबाइंड सिस्टम का जीरो होगा। तो कंबाइंड सिस्टम ये और ये दोनों मिलकर बना है, तो दोनों का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P2। देख रहे हैं, ये कट गया, ये कैंसिल हो सकता है, और यहां दिस इंप्लाइज डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, इसको प्लस कर दीजिए, इज इक्वल टू जीरो। कुछ समझ में आया? अच्छा, ये से ये कैसे हुआ उसको देखिए। डायरेक्शंस दोनों का अलग अलग हो सकता है, अपोजिट होगा डायरेक्शन। तो यहां पर जो हम ये लिख रहे हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे, समझ पाए? क्योंकि फोर्सेज एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मोमेंटम भी एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और यहां पर इनको हम ऐड करेंगे इस डायरेक्शन में ला करके, तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं। समझ पाए इस बात को? तो यहां पर ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो दोनों का जो समीशन हुआ, मतलब 2 मासेज हैं, यदि 3 मास होता तो 3 यहां डेल्टा P1, डेल्टा P2 और डेल्टा P3 तीनों को ऐड करके जीरो करते हैं। क्यों जीरो करते हैं? क्योंकि ये सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, उनके कारण मोमेंटम है, और वो कंबाइंड सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। समझ पाए इस बात को? तो इस एक चीज हम जो आपको स्टार्टिंग में लिखाए थे वो यही था कि कुछ फिजिकल पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे, कुछ फिजिकल पैरामीटर्स चेंज होंगे। तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, इसलिए क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अब कॉलिजन कैसा भी हो, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, कैसा भी कॉलिजन हो, मोमेंटम सिस्टम का हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्योंकि वो इसलिए कंजर्व है क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अब वहां पर हम एक जगह एक मास में हम आयरन बॉल ले ले या कोई इलास्टिक बॉडी ले ले या हम क्ले ले ले, मिट्टी ले ले, यदि कंबाइंड होगा तो अलग अलग कंडीशंस होंगे, लेकिन टोटल मोमेंटम उनका कंजर्व रहेगा। समझ गए? तो ये चीज को यहां लिखने के बाद आप वो चीज को लिखिएगा। और ये जो बात हम कर रहे हैं, ये E बराबर 1, तो ये किसके लिए कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए कर रहे हैं। और यदि E का वैल्यू जीरो होगा, E का वैल्यू यदि जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, E का वैल्यू जीरो होगा, इसका मतलब है कि रिफॉर्म किया ही नहीं। तो रिफॉर्म किया ही नहीं तो उसको हम लोग डालेंगे किस में, हम लोग उस कैटेगरी में डालेंगे जिसको परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन बोलेंगे। मतलब परफेक्टली इसलिए क्योंकि कंप्लीट इलास्टिक है, थोड़ा सा भी इलास्टिसिटी नहीं है। कुछ ऐसे कॉलिजन भी होंगे जिसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी होगा और थोड़ा सा उसमें इलास्टिक भी होगा। वो जैसे मान लीजिए हमने यूज किया कोई भी ऐसा एक बॉल जो कि उतना हाइट तक नहीं आया, कोई ऐसा बॉल हमने यूज किया,
मान लीजिए कोई ऐसा प्लास्टिक बॉल यूज किया जो कि वो हल्का सा उसमें मतलब कि डैमेज है वो, तो आप उसको गिराएंगे तो रिफॉर्म उतना हाइट पे नहीं आएगा वो। या कॉलिजन होगा तो कॉलिजन के पहले जितना था उसके पास काइनेटिक एनर्जी, कॉलिजन के बाद उतना काइनेटिक एनर्जी अचीव नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में वो ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ में मर्ज कर गया, परफेक्टली इलास्टिक तो है नहीं, लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक भी इलास्टिक भी नहीं है। तो वो बीच का ऐसे हम लोग कंडीशन में रखते हैं जिसमें ई का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा, ई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। और यहां तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम उसमें डाल देते हैं। ये इसको हम लोग ए कह लीजिए, ये वाले को बी कह देंगे, जिसमें हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉल की बात करते हैं। तो फॉर ई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया कि देयर इज नो रिफॉर्मेशन, there is no reformation in the system, and collision is called perfectly inelastic। और ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। समझ पाए? इसको अलग लिखिएगा और ये वाला टर्म को अलग लिखिएगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ गए? आइए, जो कुछ भी मैंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। यदि इस विचार से आपका विचार क्लैश करता है तो सॉरी इसके लिए, ठीक है? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने कुछ हद तक धर्म को समझा है, उसी चीज को मैंने आपके सामने रखा है। आप उसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि जो सर ने कहा है उसको क्रॉस चेक किया जाए कि जो कह रहे हैं वो कितना सही है या गलत है ना? कोई जरूरी नहीं है कि मास्टर सही ही बोले, मास्टर गलत भी बोल सकता है। तो कैसे पता चलेगा? क्रॉस चेक करेंगे, है ना? क्या लिख लिए? चलिए, टाइम हो गया नहीं? अच्छा, एक लास्ट लिख लीजिए, सी पॉइंट लिखिए, सी वाला लिख लीजिए, सी वाला लिख लीजिए। कल कंप्लीट कर देंगे इसको। Then collision is called inelastic collision। इलास्टिक कॉलिजन, यहां पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। देयर विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आगे हम लोग उसको देखेंगे बढ़िया से, कैसे काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, कितना होगा, कितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, वो सब चीज हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है? लास्ट टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबली कर खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस करने के लिए एक समय रखेंगे हम लोग, और फिर हम लोग रोटेशन में एंटर करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ही अच्छे से प्रिसाइजली पढ़ना है, ठीक है? इसमें कमी नहीं करना है। कमी कीजिएगा तो जैसे रोटेशन मोशन नहीं समझ में आएगा, दिमाग भी उसे ही रोटेट करने लगेगा, ठीक है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कितना लॉस होगा, कितना अमाउंट होगा, सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज हम लोग जो भी डिस्कस किए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज था।